हेलो एवरीबॉडी। आज की ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th फिजिक्स के टॉपिक के लिए है और जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के जो टॉपिक्स होंगे वो है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओम्स लॉ एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपका बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाए, उसके बाद इसके आगे के टॉपिक्स में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक चार्ज से। ये वर्ड आपने पहले भी यूज किया हुआ है केमिस्ट्री में, चार्ज। चार्ज है क्या? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देयर इज ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय वेरियस ऑर्बिट्स। ऐसा होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। एक तीसरा पार्टिकल भी होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 3 पार्टिकल्स हैं, जिसमें से 2 न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर ऑर्बिट में मूव करता रहता है। आपने ये भी पढ़ा है कि इसमें से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि दो एक प्रोटॉन जब एक साथ आते हैं, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ आता है तो ये रिपेल करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ आता है तो भी रिपेल करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा न्यूट्रॉन के साथ कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो न्यूट्रॉन्स के पास नहीं है। दिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे अप्लाई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज नेम्ड एज चार्ज। समझ में आई बात को? तो इसका मतलब है कि जो एटम के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, जो प्रोटॉन है, this proton is supposed to have a positive charge and electron is supposed to have a negative charge. इन दोनों के चार्जेस का नेचर अपोजिट है, इसलिए एक को पॉजिटिव कहा गया और एक को नेगेटिव कहा गया, लेकिन दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज होता है, सेम अमाउंट में चार्ज होता है। एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना नेगेटिव चार्ज होगा, एक प्रोटॉन में इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आई सपोज कि चार्ज क्या होता है, आपको समझ में आ गया। अब चार्ज एटम के अंदर है और एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बाहर चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है। ये जो निगेटिव चार्जेस होते हैं और खास करके वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, बाहर होते हैं, वो न्यूक्लियस से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है। ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से डिटैच होके, जैसे ये कोई मेटल है तो इसके एटम्स जो होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स मेटल से अपने एटम से डिटैच होके बाहर सरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नेम्ड एज करंट। तो चार्ज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम कंसीडर करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट है क्या। आपने ये देखा कि चार्ज क्या होता है। अब एक सब्सटेंस है, इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव कर रहे हैं, देन यू कैन से चार्ज इज मूविंग। ठीक है, चार्ज को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं Q से। सो चार्ज इज मूविंग। नाउ किसी भी सब्सटेंस से हाउ मच चार्ज इज मूविंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो गया, Q/T, T फॉर टाइम। सो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर, मतलब वो सब्सटेंस जिसके थ्रू ये फ्लो हो रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। So what is an electric current? Electric current is basically the rate of flow of charge.
और द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर। अब चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सॉरी सेकेंड को एस से। देन करंट की यूनिट क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड, ठीक है, एंड 1 कूलम पर सेकेंड को कहते हैं 1 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की यूनिट कूलम, कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, 1 कूलम अपॉन सेकेंड, इसी को शॉर्ट में कहते हैं 1 एम्पियर। सो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? 1 ampere of current is that current when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second। 1 सेकेंड में कंडक्टर से यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो इसको कहते हैं 1 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स। जितने भी सब्सटेंसेस हैं और यू कैन से मटेरियल्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एक को कहते हैं कंडक्टर और दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है, दे आर कंडक्टर्स। जिसमें नहीं हो सकता है उसको इंसुलेटर। इट्स वेरी सिंपल। जैसे मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जितने भी ऑल मेटल्स आर बेसिकली कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे वुड है, ठीक है, पेपर है, ऐसी चीजें, प्लास्टिक्स हैं, जिससे कि करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, दे आर इंसुलेटर्स। लेकिन एक चीज और ये ध्यान रखो कि कोई भी कंडक्टर 100% कंडक्टर नहीं होता, प्योर कंडक्टर नहीं होता, कोई भी बॉडी 100% इंसुलेटर नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम किसी को भी कंडक्टर को या तो गुड कंडक्टर कहेंगे या पुअर कंडक्टर कहेंगे। कंडक्टर है, बहुत अच्छा है तो गुड कंडक्टर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करता है पास करने में, ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि ऑब्जेक्ट करता है तो पुअर कंडक्टर कहेंगे। और जो पुअर कंडक्टर्स हैं बेसिकली दे आर इंसुलेटर्स, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती उनको हम इंसुलेटर्स कह सकते हैं। गुड इंसुलेटर्स जिसमें कि बिल्कुल अलाउ नहीं करता, बैड इंसुलेटर्स जिसमें थोड़ा बहुत अलाउ करता है। ये समझ में आ गया मटेरियल्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको समझना पड़ेगा कि है क्या, होता क्या है। आपने ये देखा है कि दो सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यदि अट्रैक्ट करना है तो अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक है। सपोज इस पॉइंट तक कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। इसके बाहर किसी चीज को रखते हैं तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है। इसकी एक लिमिट होगी, कितने दूर तक करेगा, एक लिमिट होगी। सपोज अप टू दिस प्लेस इट कैन अप्लाई इट्स फोर्स। तो इसके बाद का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंफिनिटी। ये क्या है, इसके बाद की जो स्पेस है इंफिनिटी। इंफिनिटी में यदि कोई चार्ज रखा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज है, क्यू नॉट कहते हैं इसको, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसको टेस्ट चार्ज कह लो। छोटे से चार्जेस को टेस्ट चार्जेस कहते हैं, और जो बड़े चार्जेस होते हैं उसको सोर्स चार्जेस कहते हैं। तो एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये भी प्लस है, लेकिन अभी इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके चलते, क्योंकि ये इसके फील्ड के बाहर। अब यदि इस चार्ज को मैं यहाँ पॉइंट ए तक लाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे ये उसे रिपेल करने लगेगा। इसका मतलब आपको इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा, काम, एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको अपने आप नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको वर्क करना पड़ा, एंड लेट अस से दिस वर्क इज WA, ठीक।
हाउ मच वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, W अपॉन Q नॉट। दिस W अपॉन Q नॉट इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। यहां तक लाएंगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसकी पोटेंशियल अलग होगी, तो हर पॉइंट की पोटेंशियल अलग अलग होगी, डिपेंड करता है कहां तक ला रहे हो, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज। ये पॉइंट कहां पे, इस सोर्स चार्ज के फील्ड, इन द फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। इसको infinity से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज को, और पर यूनिट चार्ज के लिए बात एक ही है। So amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point is known as electric potential। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल और इसकी होती है कूलम। सो जूल पर कूलम, इसी को कहते हैं वोल्ट। और 1 joule per coulomb is called 1 volt। Can you define 1 volt? 1 volt is the electric potential at a point when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point। Simple। Now, अब सपोज करो कि इस चार्ज को मैं यहां से लेके यहां तक लेके आता हूं, वो पॉइंट बी तक, तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। लेटर से दिस इज WB, तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB दैट इज WB अपॉन Q नॉट। WB ग्रेटर होगा WA से, क्योंकि दूर तक लेके आए हैं। देन VB माइनस VA इज इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q नॉट। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, A से B तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन देखो B से A तक लाने में, A से B तक लाने में अपॉन चार्ज। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी भी यूनिट यही हो, वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द बेस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओम्स लॉ। ये साइंटिस्ट का नाम है ओम, उसने एक लॉ दिया था इसमें, जिसने कहा कि कोई कंडक्टर है। अब एक चीज ध्यान देना कि कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगा। एक कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब होगा, जब दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो। कोई भी चीज देखो जब फ्लो करती है, हीट फ्लो कब होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। लिक्विड का फ्लो कहां से कहां होता है, a place from height to a lower point। ठीक है, सिमिलरली चार्ज का फ्लो कब होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का जब डिफरेंस होगा तो चार्जेस फ्लो करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो डिवाइसेस है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल्स। आपने ड्राई सेल्स घर में देखे होंगे, पेंसिल सेल्स देखे हैं। ये पेंसिल सेल्स को जब आप एक कंडक्टर एक वायर से कनेक्ट कर देते हो, सपोज एक वायर है मेटल का, आपने इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ। सेल का ये सर्किट डायग्राम है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। सेल में देखना आपने एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिखा रहता है। तो आप जैसे ही इसको एक वायर से कनेक्ट कर दोगे तो बेसिकली सेल्स काम क्या करती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये नेगेटिव टर्मिनल बना दिया इसने और इसको पॉजिटिव बना दिया, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ फ्लो स्टार्ट कर जाते हैं और आप कहते हो कि करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, नाउ
आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मतलब V अप्लाई किया है, ठीक, और करंट क्या फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है। तो यदि करंट I फ्लो हो रहा है, then Ohm's law says that V is proportional to I, means the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied. कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड किस पे करता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। ज्यादा करोगे ज्यादा करंट होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको डबल कर देंगे, ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। सो बट इसने कंडीशन दिया, ऐसा कब होगा, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है और आपने एक कंडक्टर में एक सेल लगा दिया, करंट फ्लो करवा दिया, एक सेल लगा दिया तो करंट फ्लो होने लगा, देन V इज प्रोपोर्शनल टू I टिल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक। देन यदि प्रोपोर्शनल है तो इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट कांस्टेंट इज R। ये जो R है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यही है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सो V इज इक्वल टू IR, दिस इज बेसिकली ओम्स लॉ। और R का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, V अपॉन I। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की होती है एम्पियर। सो 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या कहते हैं, ओम। ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये समझ में आ गया ओम्स लॉ। ये तो ओम का स्टेटमेंट था, फिर उसने इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया, दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं इसका, वेरिफिकेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होती है, तो अभी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, सर्किट सिंबल, और एक कम से कम सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। यदि ये दो चीजें कनेक्टेड हैं, बीच में कहीं वायर कटा फटा नहीं है, ओपन नहीं है, साथ में आप चाहो तो एक स्विच भी लगा सकते हो। स्विच का सिंबल ये, आपके टेक्स्ट बुक में देखना सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के एक सर्किट सिंबल्स दिए हुए हैं, वो हमने यहाँ पे यूज किया। ये स्विच के लिए है, दिस इज एन ओपन स्विच। ओपन स्विच मतलब अभी ये स्विच ऑन नहीं है, ऑफ है। जब स्विच को क्लोज करते हैं तो बीच में एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है, ये क्लोज स्विच हो गया। जब क्लोज स्विच कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। दिस इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज बेसिकली a closed path consisting of at least a source of voltage supply and a resistance। ये दो चीजें हैं, एक कंडक्टर है और एक सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। नाउ अब आते हैं ओम्स लॉ में, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम ने इसका वेरिफिकेशन कैसे किया? उसने एक रेजिस्टेंस लिया और सेल के साथ कनेक्ट कर दिया उसे, लेट अस से दिस इज V1। ये सेल कनेक्ट करने से करंट प्रोड्यूस हो गई I, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R1, V1 इज इक्वल टू I इंटू R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अप्लाई किया। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और इसी सर्किट में एक आमीटर यूज किया जिसको कहते हैं अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। आपको उसके स्केल में नजर आ जाएगा कितना वोल्टेज है और कितना करंट है। तो बेसिकली उसने क्या किया, आपने एक सेल लगाया, जैसे सपोज ये 1.5 वोल्ट का था, और उसने V और करंट I यहाँ पे मेजर कर लिया। उसने V मेजर किया और I मेजर किया, ठीक है, दैट इज V1 एंड दिस इज I1।
फिर इसने क्या किया, एक दूसरा सेल भी लगा दिया, इसमें एक और सेल अटैच कर दिया, 2 हो गए अब यहाँ पे। फिर इसने V2 और I2 मेजर कर लिया। ऐसे ही इसने सेल और भी बढ़ा दिए, यहाँ पे V बढ़ाता गया और V3 I3 मेजर करता गया। ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। और सिंस R इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 अपॉन I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 अपॉन I3। उसने ये ऑब्जर्व किया इन तीनों केसेस में वोल्टेज चेंज करते जा रहे हैं तो करंट भी चेंज होता जा रहा है, बट R की वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट आ रही थी। इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है R इज ए कांस्टेंट, V इज इक्वल टू IR में R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यदि R कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है कि ओम्स का लॉ वेरीफाइड है, करेक्ट। और उसने क्या किया, इसके बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया I एंड V का, एंड द ग्राफ वाज लाइक दिस। जब भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऐसी आती है एक्स एक्सिस के साथ, इट मींस कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एंड दिस ग्राफ सजेस्ट दैट ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। ठीक है, नाउ मैं चाहूँगा कि आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सर्किट सिंबल्स दिए हुए हैं आपके किसी पेज पे, सारे सर्किट्स में कौन कौन से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आप यूज़ करते हो और डायग्राम उसको कैसे शो करना है, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लें, फिर हम इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।